अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। ये जो मैं लफ्ज़ हमेशा से कहता हूं, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, इसका मतलब ही यही है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। मोहब्बतें सब के लिए, नफ़रत किसी के लिए भी नहीं। और आपने भी मेरे इसी मैसेज को आगे फैलाया भी है और मज़ीद फैलाते रहिएगा, क्योंकि जीने का असल मकसद ही मोहब्बतें बांटना है, सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली। और जब आप इस तरह मोहब्बतें बांटते हैं तो यकीन मानिए, इर्द गिर्द फैली हुई जितनी भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, ये हर वक्त आपके साथ हो जाती है। और जिस शख्स के साथ भी ज़िंदगी में हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी हो, तो वो अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर लेता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी के लिए मैं गाहे बगाहे कुछ फिर से रिपीट करता हूँ उन्हीं बातों को जिनको मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। कहानी जब भी आप मुझे प्लीज़ लिख के भेजें, कहानी में अपना तारुफ ज़रूर दे दिया करें कि जिसने मुझे कहानी भेजी है उनका नाम क्या है, किस शहर से, किस ज़िले से, किस मुल्क से वो मुझे कहानी सेंड कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी कहानी के किरदार होते हैं उनके नाम आपने मुझे ज़रूर बताने होते हैं, रियल नाम। अब आप चाहते हैं कि आपका असली नाम मैं कहानी में ना लिखूं, तो आप मुझे सिर्फ लिख दीजिए कि जी मेरा नाम आप फ़र्ज़ी कर लें, मैं आपका नाम फ़र्ज़ी कर लूँगा। किरदारों के नाम आपने मुझे असली बताने हैं, लेकिन लिख देना है कि जी आप इनको फ़र्ज़ी कर दीजिएगा, मैं उन नामों को फ़र्ज़ी कर दूँगा। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त खौफनाक कहानी है। लेकिन मेरी बहन जिसने भेजा है उन्हें अपना नाम तक नहीं भेजा। पीछे उनके काफ़ी मैसेज हैं, अपने वालिद साहब के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, लेकिन उन मैसेज को मैं प्ले करता हूं तो आगे से वो प्ले नहीं होते। वो कहता है डाउनलोड फेल्ड, पुराने हैं वो, अब उनको रीसेंड करने होंगे। अच्छा, उन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में भी पूछा हुआ है, उनकी तस्वीर भी भेजी हुई है। शहर इनका शहर, हाँ वहाँ ऊपर मुझे मिल गया, इनका शहर है टंडू अल-हयार सिंध। अच्छा, ये सिंध से आपने भेजा है। शहर टंडू अल-हयार सिंध। मैं अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। टंडू अल-हयार है या टंडू अल-हयार है, सिंध से ये कहानी भेजी गई है। आपने अपना नाम नहीं भेजा। एक लाइन आपकी पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा ये कहानी आपकी, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। कहीं पे भी कहानी में भी आपने अपना तारुफ नहीं कराया, कहानी रियल है आपकी, और नीचे भी नहीं कहा मदर साहब मेरे साथ नज़र बद का मसला बचपन में हुआ था, उससे मेरी एक बाजू ने काम करना बंद कर दिया था। उस नज़र बद का असर आज भी होगा? आपने ये सवाल पूछा हुई है। और जो मैंने शहर बोला है उससे आपको आपका कहानी का पता लग गया होगा, लेकिन आप अगर नाम भेज देती तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, ये जो कहानी उन्होंने भेजी है उसमें लोकेशन आपने मुझे नहीं कहा कि मैंने फ़र्ज़ी बतानी है या रियल बतानी है, तो मैं इसको रियल ही बताने जा रहा हूँ। डेरा इस्माइल खान में नोवल बाग टर्मिनल के पीछे खजूरों वाले बाग के साथ मसीही भाइयों का कब्रिस्तान है, जिसको कोरा कब्रिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। ये उन्होंने लोकेशन भेजी है। इस कब्रिस्तान के साथ एक घर है जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। ये घर एक असगर नामी बंदे का था, जिसकी फैमिली में असगर की माँ, असगर की बीवी, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल थी। अब बेटी का आपने नाम भी नहीं लिखना, तो जो नाम है वो मैं फ़र्ज़ी करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी के आगे उन्होंने कहीं से जाके जो गोरा कब्रिस्तान है वहीं पे मसीही भाई जो हैं वहाँ पे, उनसे, उनकी वाइफ से मिलके उन्होंने इसको रीकन्फर्म भी किया, और जो उस कब्रिस्तान में ही रहते हैं उन्होंने कहा जी ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं इतना ज़रूर बता दूं, इस कहानी को सुन के आप लोग डर जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे, लेकिन मकसद कहानी को सुना के मैं आपको खौफज़दा नहीं करता। आपका वो वक्त, जितनी देर आप कहानी सुन रहे होते हैं, मेरी ख्वाहिश होती है खूबसूरत गुजरे, अच्छा गुजरे, अपनी दुख, मुसीबत, परेशानी और बीमारी को भूल के कहानी में खो जाएं। मैं जब इस तरह की कहानी सुनाता हूं जिससे इंसानों के अंदर वहम और खौफ पैदा होता है, तो एंड पे जब कहानी में ख़त्म करूं तो एंड भी ज़रूर सुना करें, क्योंकि उसके हवाले से, उस कहानी के हवाले से अगर आपके दिल में कोई खदशात, कोई वहम और कोई डर पैदा हो गया है कि हो ये तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है,
तो उसका भी मैं जवाब कहानी के एंड में ज़रूर देता हूँ, वो ज़रूर सुन लिया करें। सो इसकी कहानी के हवाले से भी जो आपके दिल में दिमाग में सवाल पैदा होंगे वो एंड में मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ना मैं फर्जी सोबिया करने जा रहा हूँ लड़की का। वो जो आज 10 साल से उस कब्रिस्तान के साथ बंद पड़ा हुआ घर है, वो एक असगर नामी शख्स का था। उसकी किताबों की कोई दुकान थी या किताबों का उसका क्या था, क्योंकि कहानी के अंदर किताबों के गोदाम का जिक्र मिलता है। तो यकीनन वो जो भी कारोबार कर रहे थे उनके पास बहुत ज़्यादा किताबें होती थीं, वो गोदाम के अंदर रखते थे। और उनका जो गुजर बसर था, उनका जो कारोबार था, वो असल में वही गोदाम था जहाँ पे वो किताबें मंगवा के रखते थे, छपवा के रखते थे। क्योंकि कहानी में जिक्र नहीं है इसलिए मैं किताबों का गोदाम ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, यानी कि ऐसा स्टोर जहाँ पे किताबों को रखा जाता है, उसको उर्दू में गोदाम कहते हैं। उस घर के अंदर असगर की माँ रहती थी। माँ के अलावा असगर की बीवी, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम सोबिया, ये फर्जी नाम रखा है मैंने। सोबिया छोटी सी थी, पढ़ने लिखने का उसको शौक तो था, लेकिन साथ साथ उसको हॉरर स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे भी बचपन में हॉरर स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था। मैं छोटा ही था तब से मैं बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज पढ़ता था। ना सिर्फ पढ़ता था बल्कि इन पे यकीन भी करता था। सोबिया को जहाँ भी कोई रिसाला मिलता, कोई छोटी सी कहानी की किताब मिलती, कुछ भी उसके हाथ आता तो वो उसको पढ़ना शुरू कर देती और बहुत इंजॉय करती। हॉरर स्टोरीज उसको बहुत अच्छी लगती थी। जिन, भूत, बलाएं, द्यो, मालाएं, चुड़ैलें, ये सब उसको अच्छे लगते थे, लेकिन वो इन पे यकीन नहीं करती थी। वो जब भी किसी अपनी दोस्तों की महफिल में जाती तो उसके हाथ में कभी ना कभी कोई किताब देख लेते, कोई कहानी देख लेते, तो उससे पूछते, तुम हॉरर कहानियां पढ़ती हो, खौफनाक कहानियां पढ़ती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो हंस के कहती है, डर? किस चीज का डर? ये तो एक कहानियां हैं, मैं इनको पढ़ के एंजॉय करती हूं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं, तो मुझे डर किस चीज का लगना चाहिए? तो वो कहती, जिन भूत का, जिनकी तुम कहानियां पढ़ती हो, जिनकी स्टोरी सुनती हो, वो जिन भूत, वो मखलूक मौजूद है। तो वो एक बड़ा सा कहका लगाती और कहती, इस दुनिया में कोई जिन भूत नहीं है, ये आपके अंदर का खौफ है, ये आपके अंदर का वहम है, ये आपके अंदर का डर है, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी तुमने जिन देखा है? तुम बताओ, तुमने कभी जिन देखा है? तुम बताओ, तुमने कभी जिन देखा है? और वो मजाक उड़ाती। सब डरे हुए तो जरूर होते, लेकिन उनमें ऐसा कोई भी ना होता जो उसको कह सकता कि हाँ मैंने जिन देखा है। अगर ऐसे बातों में कोई कह भी देता, कोई लड़की या लड़का, हाँ मैंने देखा है, तो आगे से हंसती, अच्छा वो जिन था, वो तुम्हारा वहम था, वो तुम्हारा खौफ था, वो जिन नहीं था। और ऐसी ही बातें होती रहती, लेकिन उसका शौक जुनून की हद तक था। वो किताबें पढ़ती और उन्हीं किताबों के साथ साथ खौफनाक कहानियां भी पढ़ती। माँ बाप ने भी उसको अक्सर ऐसे लफ्ज़ कहते हुए सुना जिससे वो लगता था कि मजाक सा उड़ाती है। वो ऐसे जुमले कह देती थी, उसकी माँ उसको अक्सर टोकती थी कि ऐसे जुमले मत बोला करो। वो कहती, अगर जिन है तो उसको कहो आओ मेरे सामने, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। जिन है तो कहो आओ मेरे सामने, मैं उसको देख लूंगी। जिन आएगी तो मैं उसको 2 थप्पड़ लगाऊंगी। क्योंकि उसके अंदर डर ही नहीं था, खौफ ही नहीं था। जब इंसान को यकीन ही ना हो कि कोई ऐसी मखलूक है तो वो कुछ भी कहने से डरता नहीं है। सो उसकी भी ऐसी आदत थी, लेकिन माँ उसको टोक देती थी, बेटा ऐसी बात मत किया करो, ये मखलूक है और बसेरा रखती है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कहती, आए ना मेरे सामने है, मैं उसको बता दूंगी, देखना मुझसे कैसे वो जिन डर के भागेगा। मैं ऐसा उसको डराऊंगी, वो डर के भागेगा। ये बातें वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर जिन का खौफ ना हो। वरना ये कहना कि मेरे सामने जिन आ जाए और मैं उसको ऐसे 2 चपेट लगाऊंगी कि वो भाग जाएगा, मुश्किल से ही कोई कहेगा। क्योंकि रात के टाइम पे आप अंधेरा हो, घर में हो, और आप उस टाइम ये बोलें तो बहुत मुश्किल है, आपको पता है, फिर आप सो नहीं सकेंगे। वो तो हर लम्हे बोलती थी, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे रात का आधा पहर हो, उसको कोई डर नहीं लगता था। बस वो अपनी कहानियां पढ़ती रहती और मस्त रहती। जिन्नात बरहक हैं, कुरान मजीद में भी उनका जिक्र है, और मैं उनके लिए एक लफ्ज यूज करता हूं, दीन
और साइंस दोनों को साथ लेके हिडन एंटिटी, जिन अरेबिक लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है जिसका मानी है छुपा हुआ, और इंग्लिश में उसको कहते हैं हिडन एंटिटी, छुपी हुई मखलूक, ऐसी मखलूक जो आंखों को नजर नहीं आती बट अपना वजूद रखती है। इस पे साइंस भी बिलीव करती है कि ऐसी एंटिटी मौजूद है जिसको गैजेट्स जो हैं, जो मीटर जो हैं, वो उनके सिग्नल रिसीव करते हैं और बताते हैं यहां पे कुछ है जिसको ये मीटर रिसीव कर रहा है, या फिर थर्मल कैम, हीट डिटेक्टर एक वेव बना के बता रहा है कि यहां पे कोई हीट डिटेक्ट हो रही है जिसकी ये वेव है, जबकि आंखें किसी भी हीट को नहीं देख पा रही होती। तो अब तो गैजेट से भी पता लगाया जा सकता है। खैर, वक्त गुजरता रहा, सोबिया उसी तरह मजाक उड़ाती रही, उसके मजाक उड़ाने में कोई भी कमी ना आई। हाँ, अलबत्ता माँ बाप के, घर वालों के टोकने से ये ज़रूर था कि घर में अब उस तरह की बातें नहीं करती थी, लेकिन अपनी दोस्तों के साथ उस तरह की बातें करती और मज़ीद उनका मजाक उड़ाती जिनात का। और सारे ये कहते थे कि ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें नुकसान पहुंच जाए। और वो आगे से कहती, मैं तो इंतज़ार में हूँ, पहुंच जाए, मुझे किस चीज़ का डर है, जब होगा तो कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसको कहो कल की बजाय अभी आए, अभी आके मुझे नुकसान पहुंचाए, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो कोई दोस्त कहती वो रात को फिर तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। वो कहती मैं तो रोज़ इंतज़ार करती हूँ, आता क्यों नहीं कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल आ जाए। मैंने इनसे डरना नहीं, इनको डरा के भेजना, उनको पता है मेरा मैं कैसी हूं। ऐसे ही बातें चलती रहीं और एक दिन जब वो अपने घर से, कॉलेज से घर की तरफ आ रही थी, तो उसी घर के साथ ही उनका कब्रिस्तान के साथ, जिसको गोरा कब्रिस्तान उन्होंने कहा है, लोकेशन रियल है, मैं फिर से बता देता हूं, जो उन्होंने लोकेशन बताई है डेरा इस्माइल खान में नोवल बाग है, कोई टर्मिनल के पीछे खजूरों वाले बाग के साथ, वहाँ पे कोई खजूरों का बहुत बड़ा बाग है, उसके साथ गोरा कब्रिस्तान है। तो वो कॉलेज से चलती हुई उस कब्रिस्तान के आगे से जब गुजर रही थी, ये उन दिनों की बात है जब उस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दीवार नहीं दी गई, अब उसके अंदर चौर दीवारी कर दी गई है, चारों तरफ दीवार है। पहले उसके इर्द गिर्द दीवार नहीं थी, वो ओपन था, और वैसे गुजर रही थी क्योंकि डर खौफ उसके अंदर नहीं था, लोग साइडों से गुजर जाते थे, और अक्सर ऐसा करती कि वो बजाय साइड से गुजरने के वो जान के कब्रिस्तान के अंदर से गुजरती थी। और एक दो दफा ऐसा भी हुआ कि वो अपनी सहेलियों को बताती थी ये बात कि मैं तो रात के टाइम भी कब्रिस्तान से गुजर जाती हूँ, अगर कभी मैं लेट हो जाऊं और अकेली हूं, घर से जाना हो, तो मैं साइड से नहीं गुजरती, मैं तो कब्रिस्तान के अंदर से गुजर के जाती हूं। किस चीज का डर, तुम्हें डर लगता है? तो वो सहेलियां डर के पूछती, तुम्हें रात को अंधेरे में कब्रिस्तान के अंदर से गुजरते हुए डर नहीं लगता? और वही कहका और वही जवाब, किस चीज का डर। और उस शाम भी वो साइड से गुजरने की बजाय कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई, ताकि वो कब्रिस्तान के अंदर से घर की तरफ जा सके, क्योंकि रास्ता ही वही था जिसके साइड पे कब्रिस्तान आता था। जब वो कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में पहुंची, तो वहीं पे एक घने, जहां पे दरख्त थे, वहां पे एक पुरानी सी कब्र थी, और उस पुरानी सी कब्र के पास एक पुतला पड़ा था, जैसे गुड़िया होती है। गुड़िया तो बाकायदा प्लास्टिक की बनाई जाती है, जो पुतला होता है वो कपड़े का बनाया जाता है, उसके अंदर कपास होती है, कॉटन होती है, रोई होती है। ये कपड़े का बना हुआ पुतला सा था, जिसके बाकायदा आंखें बनाई गई थी, नाक बनाया गया था, होंठ बनाए गए थे, पीछे बाल बनाए थे। बाकायदा टॉय भी इस तरह के मिलते हैं, आप बाकायदा लेने के लिए जाएं। तो वो जो पुतला नुमा एक कब्र के साथ पड़ा था, उसके पूरे वजूद के अंदर सोयां लगी हुई थी। उसके मुंह के ऊपर, उसके बाजू के ऊपर, उसके सीने के ऊपर, टांगे के ऊपर, हर जगह पे सोयां चबोई गई थी। जब उसकी निगाह उस पुतले पे पड़ी, तो कोई भी उसकी जगह पे होता तो वहां से वो गुजर जाता। वो रुक गई और देखना शुरू कर दिया कि ये क्या है, एक पुतला, और उसके अंदर सोयां चुपी हुई हैं। उसने उस पुतले को उठा लिया बगैर किसी खौफ के। उसने, इतना प्यारा पुतला किसी ने इधर क्यों फेंका हुआ, मैं इसको घर ले जाती हूं। अब ये कोई नहीं जानता था कि वो जो लड़की जिनात का मजाक उड़ाती है, जो जिनात पे हंसती है,
उसको शायद किसी ने काले जादू के बारे में भी बताया था, या वो उसको इग्नोर कर रही थी, ये किसी को नहीं पता था। या तो वो शायद जादू वगैरह को जानती नहीं थी, मानती नहीं थी। ये दो बातें हो सकती थी। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, जब जिनात को नहीं मानते तो वो कहते हैं जब जिनात नहीं है तो फिर जादू वादू क्या होता है, ये भी कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब ड्रामा है। और या उसकी हालत सूरत में ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी ये इस तरह की बात लिखी है कि उसको शायद ना पता हो जादू के बारे में, या फिर पहली वाली कंडीशन अगर पता था तो वो इग्नोर कर रही थी। उसने पुतला उठाया, अपने बैग के अंदर डाला, घर के अंदर दाखिल हो गई। वो अंदर पहुंची तो उसने उस पुतले के अंदर जितनी भी सोयां लगी हुई थी घर के अंदर बैठ के, वो सारी सोयां एक एक करके उसके अंदर से निकाल दी। क्योंकि मैं भी आप लोगों को लाइव शो में ये बात बताता होता हूं कि डरना नहीं है, लेकिन पढ़ना क्या है वो मैं ज़रूर बताता हूँ। उस लड़की को क्या इससे गर्ज था कि क्या पढ़ना और क्या नहीं। उसने सारी की सोयां उसके अंदर से निकाल दी। उस पुतले को अच्छी तरीके साफ किया, साफ शफाफ करके उसने अपनी उस टेबल पे रख दिया जहाँ पे बैठ के हार श्रृंगार करती थी, ड्रेसिंग टेबल, और उस पुतले पे उसको सजा दिया। क्योंकि अब उसके अंदर से सोयां निकल चुकी थी, अब वो एक नॉर्मल पुतला सा था। तो उसकी माँ ने भी देखा तो इग्नोर किया, क्योंकि कहीं पुतला एक खिलौना टाइप ही था, एक टॉय टाइप ही था, तो उनने भी नहीं पूछा, ना कोई बात की, एक आम सी बात थी, और उसने सोया वहीं घर में साइड पे फेंक दी। वो कहते हैं इसी वाकये के कोई 2 दिन बाद खवातीन ने तंदूर, जिस तरह रोजाना की एक रूटीन थी, तंदूर के अंदर आग जलाते थे, और जब लकड़ियां जल जाती थी, कोयले उसके अंदर शोक हो जाते थे, तो उसके अंदर रोटियां लगाई जाती थीं। आज भी उन्होंने उस तंदूर के अंदर लकड़ियां डाली, और जब लकड़ियां जलकर कोयले बन गई, शदीद लाल सुर्ख कोयले, और तो वो वक्त था कि आप तंदूर के अंदर रोटियां लगाई जाएं। जैसे ही उन्होंने आटे के वो जो पेड़े बनाए थे, गूंद लिए थे, जिसको अब वो रोटी के लिए हाथों पे बनाने लगे, तो एकदम से महसूस हुआ उस तंदूर के अंदर एक अजीबो गरीब सी बदबू आना शुरू हो गई है। यह ऐसी गरीब बदबू थी कि सारी चौंकी। वो जो खातून रोटी बनाने लगी थी वो इधर उधर सूंघना शुरू हो गई कि यह बदबू कहां से आ रही है। तो सामने से आती जो दूसरी खातून थी, उसने कहा तुम्हें आ रही है बदबू? उसने कहा हाँ मुझे बदबू आ रही है। और एक दूसरे से पूछते पूछते लगा कि बहुत गंदी, बहुत ही बदबू आ रही है। तो पता लगा ये बदबू तंदूर के अंदर से आ रही है। जब खवातीन ने तंदूर के अंदर झांक के देखा तो पता लगा उसके अंदर इतनी ज्यादा हजारों की तादाद में चींटियां थीं कि वो चींटियां जल रही थीं, और उनके जलने से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। इतनी ज्यादा चींटियां कहां से आ गई? उन्होंने पहली दफा हजारों की तादाद में इतनी ज्यादा चींटियां उस तंदूर में देखी थी। और उन चींटियों की जिस तरह की बू आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो उन चींटियों की बदबू नहीं थी, वो तो एक अजीब बहुत बुरी बदबू थी जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अपने मुंह के ऊपर कपड़े रख लिए, और फौरन असगर की मां असगर की बीवी से मुखातिब हुई कि तुमने जब लकड़ियां जलाई थी इन चींटियों को नहीं देखा था? उसने कहा मैंने क्लियर देखा था, यह खाली था। ये कैसे हो सकता है कि जिस वक्त मैं इसके अंदर लकड़ियां डाल रही थी मैंने इसके अंदर देखा ना हो? मैंने तो अच्छी तरीके झांका था, इसके ऊपर कपड़ा लेके इसको थोड़ा सा साफ भी किया था, अच्छी तरीके साफ करके उसके बाद मैंने लकड़ियां जलाई थी। जब मैं लकड़ियां डाल रही थी उस वक्त तक भी इसके अंदर कुछ नहीं था। जब मैंने आग लगाई है उसके बाद मैंने नहीं देखा। जब आग लग गई है मैंने उस आग को, क्योंकि जब भी तंदूर के अंदर आग लगाने की कोशिश की जाती है तो आपको बार बार तंदूर में झांकना पड़ता है कि आग लगी कि नहीं। जब आप देखते हैं आग फुल लग चुकी है फिर आप झांकना बंद कर देते हैं। तो उसने कहा मैं तो मुसलसल देखती रही हूं क्योंकि आग लगानी थी मैंने, और जितनी तादाद में ये जल चुकी हैं उसके बावजूद भी नजर आ रही हैं। अगर उस वक्त होती जब मैंने लकड़ियां रख रही थी तो मुझे नजर क्यों ना आती? इनको मुझे नजर आना चाहिए था। और जब मैं आग लगा रही थी उस वक्त तो नजर आती, उस वक्त भी कुछ नहीं था। जब आग लग गई मैंने देखा अब लकड़ियां जल चुकी हैं, फिर मैं साइड पे हो गई। तो सवाल ये था ये इतनी ज्यादा चींटियां और उनकी इतनी बुरी बदबू कहां से आ रही है?
कोई नहीं जानता था कि इस घर में क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। इसी वाकये के कुछ दिन के बाद अब औरत जिस तरह नॉर्मल अपने नहाने के लिए शावर लेती है, उन्होंने शावर लिया और जब वो कंघा करने के लिए बैठी तो अपने बाल जैसे ही कंघा कर रही थी तो कंघा बालों से भरा हुआ आ रहा था। असगर, मैं नाम भूल गया था। असगर की मां नहाने के लिए जब गई और नहा कर आई और बालों में कंघा कर रही थी तो वो जैसे जैसे कंघा करती तो कंघा बालों से भर जाता। वो हैरान हो गई कि मेरे बालों को क्या हुआ है, और वो फिर से कंघा करती, उसके बाल सारे कंघे के साथ आ जाते। यकीनन सी बात है, किसी के भी बाल एकदम इस तेजी के साथ गिरना शुरू कर देंगे, कंघा भर जाए तो वो चौंक जाता है। ना सिर्फ चौंक गई, उसने असगर की बीवी को आवाज दी। वो पास पहुंची, क्योंकि आवाज के अंदर बौखलाहट थी, खौफ था, जल्दी से पहुंची। क्या हुआ? तो उसने कंघा आगे कर दिया तो वो भी बालों को देख के हैरान रह गई कि इतनी ज्यादा बाल, क्या हुआ है? उन्होंने कहा पता नहीं, मैं तो नहा के आई हूं और उसके बाद मेरे बाल इस तरह गिरना शुरू हो गए हैं। मजीद उसने कंघा ही नहीं किया, क्योंकि लग रहा था कंघा करती जाएगी बाल ही गिरते जाएंगे। ये बात अब असगर के नोटिस में भी आ गई कि पहले तंदूर वाला वाकया हुआ था, हमने आपको नहीं बताया। चलो चींटियां थी, बदबू पता नहीं किस चीज़ की थी, शायद कोई ऐसी चीज़ गिर गई थी जिनको चींटियां खा रही थी, आग लगी, वही चीज़ जो बुरी थी जिसको चींटियां खा रही थी, उसके जलने से बदबू पैदा हो गई। तो हमने अपनी तरफ से उसको वहम समझ के या इग्नोर कर दिया, लेकिन जिस तरह आज बाल गुजरे हैं ये नहीं समझ आया। तो असगर ने भी आगे से कहा, हो जाता है बाज़ औक़ात, आप कुछ ऐसा खा रहे होते हैं जिसकी वजह से बाल गिर जाते हैं, या बाज़ औक़ात आप शैम्पू चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से होता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। असगर ने भी इस बात को नॉर्मल लिया। और उसके 2 दिन बाद जब असगर की बीवी भी नहा के आई तो उसके साथ भी सेम माजरा हुआ बालों के। उसके बाल भी तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो गए। वो कंघा करती, बाल आ जाते। वो भी परेशान हो गई कि ये क्या माजरा है, कल सास के साथ हुआ था, आज मेरे साथ हो रहा है। अब उस घर में तीसरी सोबिया थी, क्योंकि एक असगर की मां थी, असगर की बीवी थी और एक बेटी सोबिया थी। जब यह बात सोबिया तक भी पहुंची तो वो भी हैरान हो गई कि बालों का एकदम से गिरना क्या वजह हो सकती है। सबके अपने अपने शैम्पूज होते हैं। तो उसने जब नहाने के लिए गई तो बहुत एहतियात बरती कि अपने शैम्पू को खोल के चेक किया कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है, उसमें कोई चीज़ डली हुई तो नहीं है, कोई केमिकल या ये वो। तो उसने अच्छी तरीके सारी एहतियात बरतने के बाद उसने नहाई, और जब वो भी नहा के आई तो उसके बालों के साथ भी यही मसला हुआ। उसके बाल उसी तरह कंघी में भर जाते कि वो भी परेशान हो गई। अब वहम वाली बात नहीं थी, अब तो यकीन हो गया था कि तीनों के साथ हो रहा है। और सोबिया बता रही थी, मैंने तो अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी, हो सकता है आप लोगों ने में कोई बद परहेजी की हो, कोई शैम्पू एक्सपायरी हो या कुछ भी हो, मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं था, मैंने तो तमाम तसल्ली करके सर धोया था, मेरे साथ भी यही मसला हो रहा है। अब बात फिक्र की थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे इस घर के ऊपर ऐसी आफत आई है कि लोगों के दिमाग तक बंद हो गए हैं। ख़वातीन इसकी बजाय कि वो इतनी टेंशन में आ गई थीं, असगर को बताती, असगर टेंशन में आता, ख़वातीन इसके तोड़ की तरफ जाती। हुआ क्या कि वो ख़वातीन का ना सिर्फ बाल इस तरह झड़े, जिनमें सोबिया थी जो बेहतर हालत में थी, असगर की बीवी और असगर की माँ, उन दोनों की जहनी हालत भी अजीब सी होनी शुरू हो गई थी। उनके साथ ये हो रहा था कि अब उनके अंदर बेइंतहा चिड़चिड़ापन आ रहा था। असगर की बीवी और उसकी मां छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी बातों पे उनकी लड़ाई हो रही थी, छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ रहा था। असगर की बीवी कभी छोटे बेटे को डांट देती, कभी बड़े बेटे को खामखा डांट देती, और कभी असगर के साथ लड़ना शुरू कर देती। और सास के साथ भी उसकी यही हालत थी, और सास की भी ऐसी हालत थी। असगर अपनी दुकान में इतना अजीब हुआ था, एकदम से पता नहीं कारोबार को क्या हुआ था, वो आजकल परेशान था। जिस तरह पहले कारोबार चल रहा था एकदम से डाउन हो गया था। घर पहुंचता तो ख़वातीन की आपस में लड़ाई और बातें सुन के मज़ीद डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन लगता था जैसे सबका दिमाग मौफ सा हो रहा है। किसी के अंदर इतनी अकल नहीं आ रही कि हम
इसको किसी बुजुर्ग के पास जाके, किसी ऐसे शख्स के पास जाके जो रूहानियत को जानता हो, उससे मशवरा ही कर लें, बजाय वो मशवरा करने के वो उलझे जा रहे थे। शायद जो चीज़ भी थी जिसका असर हुआ था, उनके दिमाग बंद से हो गए थे। अब घर के अंदर एक बेचैनी, एक तलखी थी। लड़के भी घर से बाहर रहना शुरू हो गए थे। दोनों लड़के घर के अंदर, उनको अजीब सी बेचैनी महसूस होती। वो घर में कम वक्त गुजारते थे। और ये बात सोबिया ने अपनी एक सहेली को बता दी। तो उसकी सहेली ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कभी कुछ ऐसा हुआ था जो अजीब व गरीब हो? तो वो उससे बातें करती रही, उससे पूछती रही। पूछते पूछते बातों में उसने एक नॉर्मल सी बात की, कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा सिवाय एक पुतला मैं लेके आई थी। तो वो चौंकी, कौन सा पुतला? उसने कहा कब्रिस्तान में पड़ा था, फिर उसके जिसमें सोयां चुभी हुई थी। वो लड़की चौंक सी गई। फिर उसने कहा मैंने सोयां उठा के, घर में उसको उठा के ले गई, मैंने सोयां जो चुभी हुई थी मैंने फेंक दी और पुतला रख लिया। तो लड़की डर सी गई। सोबिया से बोली, जोबिया जितनी जल्दी हो सके उसको उठा के वहां से फेंक दो, वो फसाद की जड़ है, तुम्हारे घर में तबाही फेर देगा। तो सोबिया ने उसको कहा, तुम ऐसी बातों पे यकीन करती हो? पागल हो गई हो? पुतले इस तरह करते हैं, इस तरह होने लगे तो फिर क्या हो जाए? और वो दलीलें देना शुरू हो गई और इस अंदाज में गुस्से हो गई कि उस लड़की को लगा कि अगर मजीद उसने बात की या किसी को बताने की कोशिश की तो इसका सर फाड़ देगी। उसने ऐसा अंदाज अपना लिया जैसे उसने बात को सुना ही ना हो, और वो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए बात को तब्दील कर गया। अच्छा छोड़ो इस बात को, और समझ गई मुझे इस बात पे, टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ कोई मसला ना हो जाए। वो डर सी गई। उधर असगर जब उठा, घर के अंदर वही चिड़चिड़ापन, बेचैनी, वही लड़ाई वाला माहौल, और वहाँ से वो नाश्ता करके, जैसे कैसे आधा नाश्ता करके टेंशन से वो घर से निकला, और जैसे ही गोदाम पे पहुंचा तो एक बुरी खबर उसका इंतज़ार कर रही थी। गोदाम में उसने अपनी आंखों से पहुंचते ही देख लिया कि गोदाम के अंदर आग लग चुकी थी, और इतनी तेजी से आग लगी कि अब वो पहुंचा और आग को बुझाने के लिए इधर उधर भागे। अभी वो बुझाने की कोशिश ही कर रहे थे, इतनी तेजी से उस आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया कि उसके अंदर किताबें ही तो थी जो कागज से बनी थी, और कागज की किताबों को कितनी जल्दी आग लग सकती है? ऐसे आग लगती है जैसे किसने पेट्रोल छिड़क दिया हो और पेट्रोल आग पकड़ लेता है। ऐसे देखते ही देखते पूरा गोदाम आंखों के सामने जल के राख हो गया। जब एक शख्स का चलता हुआ कारोबार, जो उसका कुल सरमाया था, जो उसकी घर को चलाने के लिए, खानदान की परवरिश करने के लिए यही सोर्स ऑफ इनकम था, जब ये सारा जल गया तो उसकी जहनी हालत क्या हो गई? ना वो जिंदा सा था, ना वो मुर्दों में था। उसका दिमाग बंद सा हो गया था। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो धाड़े मार मार कर अपने उस जलती हुई गोदाम को देख रहा था। जानता था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसने मेहनत से, बहुत मेहनत से ये सब कुछ बनाया था, आज जल के राख हो गया। तिनका तिनका करके बनाई हुई ये सारी मेहनत उसकी खत्म हो चुकी थी। इंसान जब अपनी इस तरह की तबाही देखता है तो रोना तो बंद हो जाता है, लेकिन अंदर ऐसा जख्म लग जाता है, फिर इंसान खामोश सा हो जाता है। और वो दिन भी असगर की ज़िंदगी में ऐसा मनहूस दिन साबित हुआ कि उसके बाद असगर खामोश सा हो गया। खाना ज़बरदस्ती खिलाया जाता तो शायद खा लेता, ना अब उसको खाने की परवाह थी, ना पीने की परवाह थी, बस वो चुप सा हो गया था, गुमसुम सा। अभी इतना बड़ा ये जो नुकसान हुआ था, इस दुख से वो फैमिली अभी गुजरी नहीं थी कि किसी ने उनके दरवाजे को खटखटाया। आज असगर घर पे ही था। अब जाता तो कहाँ जाता, अभी तक कारोबार सब कुछ ख़त्म था, कुछ कमाने का नहीं था, कि वो कहते हैं दरवाज़ा खटखटाया, असगर उठकर नहीं गया। वो गुमसुम सा, चुप सुपता था। खातून ने पूछा, जी कौन? कहा, जल्दी से असगर साहब को भेजिए। खातून ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, आपका बेटा कब्रिस्तान में मुर्दा पड़ा हुआ है। यह खबर फिर उस घर के लिए कयामत थी। और वो घर वाले जब कब्रिस्तान पहुंचे
तो उसका जो छोटा बेटा था असगर का, कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में वो ऊंधा पड़ा हुआ था, मुंह के बल गिरा हुआ था। कोई पता नहीं, उसके जिस्म पे कोई जख्म के निशान नहीं थे, उसके जिस्म के ऊपर कोई ऐसी अलामत नहीं थी जिससे पता लगता कि इसके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ उसके साथ, कैसे वो मरा, कैसे कब्रिस्तान में गिरा, कोई भी नहीं जानता। और जो भी एक कार्रवाई होती है पुलिस की भी, घर वालों की, वो सारा अमल मुकम्मल किया, लेकिन कुछ भी उसका हल ना पता लग सका। यहां तक कि रोती गिड़गिड़ाती आंखों के साथ असगर और उसकी फैमिली ने उस बच्चे को कब्र के अंदर दफना दिया। जो दुनिया को छोड़ के जा चुका हो, उसका सफर आखिरत शुरू हो जाता है। सो पता तो ना लग सका कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन उसको भी जमीन की अमानत थी, जमीन के हवाले कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस घर की खवातीन की हालत जो पहले ही ऐसी हो चुकी थी, चिड़चिड़ी अजीब सी, अब मजीद जब दुकान भी, गोदाम को भी आग लग गई और यह खबर भी पहुंच गई, तो उस घर में मातम से भी बढ़ के जैसी कैफियत थी। मातम लफ्ज भी उस घर के लिए छोटा लफ्ज था। अब जो रिश्तेदार थे वो आके कोशिश कर रहे थे किस तरीके हौसला दे सकें, लेकिन हर शख्स अपनी कोशिश करके नाकाम हो गया। जैसे घर वाले अजीब से हो गए थे। खवातीन की हालत से लगता था नीम पागल सी। उनको बात समझाने के लिए कई दफा झंझोड़ना पड़ता, बात को कई दफा कहना पड़ता, बार बार दोहराना पड़ता, तब मुश्किल से उनको समझ आती। और बाज़-औक़ात इतना समझाने के बावजूद, इतना कहने के बावजूद समझ ना आती। ज़बरदस्ती कुछ रोटी खिला देते तो वो खा लेती, वरना खामोशी थी। सब खवातीन चुप चुप सी। अभी तक कोई नहीं जानता था इसके घर के साथ क्या हुआ है, इस घर को किसकी नजर लग गई है। यकीनन ये एक फौतगी वाला घर था, लड़का नौजवान, एक लड़का फौत हुआ था। तो रिश्तेदार भी जितने दिन वहां पे रहे उनकी देखभाल करते रहे। यहां तक देखा कि खवातीन अब इतनी होश में आ गई हैं, पागल सी हैं, नीम पागल सी हैं, मुकम्मल पागल नहीं हैं, कुछ ना कुछ अपने करने जोगी हैं कि अब घर के काम काज हल्के फुल्के कर लेती हैं। उनका रवैया, उनका बर्ताव, उनकी जहली हालत नॉर्मल नहीं थी, लेकिन इतनी हो गई थी कि वो अब देख रहे थे कि अपने घर को चलो हमारे जाने के बाद ये संभाल लेंगी। रिश्तेदार चले गए, असगर घर पे था, बेटा मर चुका था, कारोबार खत्म हो चुका था। खवातीन पहले ही अजीब सी हो रही थी, सोबिया की भी हालत ऐसी ही हो चुकी थी। अब एक जो बड़ा बेटा था, जो पहले ही घर से बाहर रहता था, अब बहुत ज़्यादा ही घर से बाहर रहना शुरू हो गया। वो कहता मैं घर में जैसे ही दाखिल होता हूँ मेरे जिस्म में ऐसे लगता है चींटियाँ रेंग रही हैं, ऐसे लगता है मेरे जिस्म के अंदर सोइयाँ चुभ रही हैं। मैं घर में आता हूँ, मैं तकलीफ में आ जाता हूँ। मैं रात को सोने के लिए घर के अंदर दाखिल होता हूँ, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटा होता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे जिस्म पे सोइयाँ चुभी हुई हैं और मैं सो नहीं पा रहा। मैं करवट लेता हूँ, सोइयाँ चुभती हैं, मैं सीधा सोता हूँ, सोइयाँ चुभती हैं, मैं उल्टा सोता हूँ, सोइयां चुभती हैं। वक्त और गुजरा, वीरानी सी उस घर के अंदर छाई हुई थी, उदासी सी उस घर के अंदर छाई हुई थी। उस घर के अंदर रहने वाले हर शख्स के चेहरा लटका हुआ था, दिमाग बिल्कुल बंद सा था, मौफ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर के ऊपर क्या आफत आ गिरी है, क्या चल रहा है इस घर के साथ। कि वहीं एक दिन असगर की मां, जो वो भी एक जहनी मरीजा बन चुकी थी, असगर की बीवी फिर भी अब कुछ बेहतर हालत में आ गई थी। इतनी बेहतर हालत में आ गई थी कि असगर की बीवी उनके लिए खाना बना देती, रोटियां वो बाहर से ले लेते, वो सालन पका लेती, या कभी वो इस काबिल भी ना होती, बिस्तर पे पड़ी होती, तो वो सालन भी बाहर से ले आते। लेकिन असगर की मां की हालत तो बहुत ही अजीब सी थी, गुमसुम सी, चुप सी। उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था कोई भी नहीं जानता था। वो खामोश थी, उसका खाना पीना भी खत्म हो गया था। फिर से रिश्तेदार आए, उनको समझाने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, कोई फायदा ना हुआ। कि एक दिन
असगर की बीवी भी सहन में बैठी थी कि उसने देखा असगर की मां अपने बिस्तर से उठी है, जैसे वो उठ के दूसरे बिस्तर पर जाके बैठ जाती थी, उधर जाके लेट जाती थी, उधर जाके बैठ जाती थी खामोशी से। उस दिन भी ऐसे खामोशी से उठी है और सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर छत की तरफ चली गई है। वो समझी शायद छत पे बैठने का उनका दिल कर रहा है। वो देखती रही, नॉर्मल सी बात थी, और वो छत पे चली गई। थोड़ी देर के बाद असगर की बीवी ने देखा कि असगर की मां छत के उस कोने पे आके इस अंदाज में खड़ी है जैसे अभी वो छलांग लगाने वाली है, क्योंकि कभी भी कोई भी इस घर का फर्द इस जगह तक चढ़ ही नहीं सकता था। इस जगह पे चढ़ने का मतलब था कूदना, गिर जाना। हर घर की छत या जो बिल्डिंग की छत होती है उसकी एक खास जगह तक तो आप खड़े हो जाते हैं, उसके आगे अगर आप चढ़ेंगे तो कोई भी आपको देख के समझ जाएगा कि ये कूदने लगा है। ऐसी ही इस घर में हालत थी। और जैसे ही असगर की बीवी की निगाह ऊपर पड़ी, उसने देखा कि सास उसकी इस अंदाज में ऊपर आके खड़ी हो गई है। इसके बावजूद कि उसका दिमाग भी मऊफ था, इसके बावजूद कि वो भी उसी तरह उलझी हुई थी, अजीब से दिमाग के साथ थी, लेकिन एकदम से उसी लम्हे उसका दिमाग काम कर गया कि ये क्या होने लगा है। और वो भागी सीढ़ियों की तरफ के पीछे से जाके सास को पकड़ ले। वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ी। उसी वक्त वही सिर्फ सहन में थी जो देख रही थी। वो सीढ़ियां चलते हुए भाग के ऊपर पहुंच गई और जैसे ही छत पे पहुंची और उसने सामने खड़े हुए देखा कि अब उसकी सास सामने खड़ी है, उसकी कमर उसकी सास की तरफ है। वो जैसे उसकी तरफ लपकी, उसी लम्हे सास ने नीचे छलांग लगा दी और ऐसी सर के बल जमीन पे जाके गिरी कि गिरते ही अल्लाह को प्यारी हो गई। इस घर के अंदर एक और बहुत बड़ा सानिया हो गया था। असगर की मां ने, घर की बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली थी और इस दुनिया को छोड़ दिया था। फिर से इस घर में एक मातम सा शुरू हो गया। अब लोगों की जुबान पे एक लफ्ज थे, इस घर को किसी की बुरी नजर लग गई है, इस घर पे कोई आफत जो आन पड़ी है, ऐसे नहीं है। सब मशवरा देने लगे कुछ ना कुछ किया जाए। क्या किया जाए किसी का समझ नहीं आ रहा था। घर का एक जो फर्द था जिसका नाम असगर था, वो ही अपने होश में ना था। सबसे पहले तो उसको होश में लाना था। रिश्तेदारों ने कोशिश की उसको समझाने की, होश में लाने की, लेकिन वो जब से कारोबार खत्म हुआ था वो तो गुमसुम सा हो गया था। असगर की मां को भी वो एक पूरी जो एक कार्रवाई अमल में लाई जाती है, कार्रवाई करने के बाद उसको भी जमीन के हवाले कर दिया गया, कब्र में दफना दिया गया। अब तो एक खौफ की फजा सी इस घर के अंदर बन गई थी। कभी कोई रिश्तेदार खाना दे जाता, कभी कोई रिश्तेदार आके इस घर की देखभाल कर जाता। रिश्तेदार ही इस घर को देखभाल कर रहे थे, चला रहे थे जैसे कैसे कि कुछ टाइम तो गुजर गया, लेकिन एक दिन फिर से वही वाकया हुआ जो लोगों को, रिश्तेदारों को डरा रहा था कि मजीद कोई सान्या ना हो जाए। वो जो बड़ा बेटा जो घर से मुसलसल दूर रहता था, घर कम ही आता था, इसके जिस्म में वो अक्सर कहता था मुझे सोयां सी चुभती हैं। बाहर भी उसने अपने दोस्तों को यही बात बताई थी कि मेरे जिस्म में सोयां सी चुभती हैं। छोटे भाई की तरह वो भी एक दिन कब्रिस्तान के अंदर मुर्दा पाया गया, इस अंदाज में कि उसके कमर के अंदर सारी सोयां चबहुई हुई थी। ऊंधे मुंह के बल वो गिरा पड़ा था और मुर्दा हालत में था। उसकी पूरी कमर सोयों से भरी हुई थी। अब ये वाकया इतना बड़ा वाकया हो गया था। वो जो उस घर में थोड़ी सी होश में थी वो असगर की बीवी थी। असगर की बीवी सिर्फ होश में थी, असगर भी अब बिल्कुल सी दिमागी तौर पे खत्म हो चुका था। मां के आसानियां, पहला बेटा गया, अब दूसरा बेटा गया। अभी इसी वाकये को लोग दफना रहे थे, देख रहे थे, कर रहे थे कि इसी घर पे एक और कहते हैं कयामत टूटने के लिए तैयार थी कि एक सुबह जब उठे तो इस घर के अंदर जो अब 3 फर्द बच गए थे, असगर, उसकी बीवी और उसकी बेटी सोबिया, एक ऐसी सुबह हुई
कि रिश्तेदार जब पता करने के लिए घर आए तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कहा अभी तक ये सो रहे हैं क्या? भाभी को आवाज़ें दी, शायद वो जागी होंगी। उनको भी आवाज़ें देने पे जब कोई आवाज़ ना आई तो असगर को आवाज़ें थी। जब कोई आवाज़ ना आई तो कमरे को मुसलसल खटकाया गया और जब कोई दरवाज़ा ना खोलने के लिए तैयार हुआ तो यकीनन और लोगों को बुलाया गया और मशवरा किया गया कि अंदर हैं और दरवाज़ा नहीं खोल रहे। सोबिया बिल्कुल उसी तरह मदहोश सी थी, उसी तरह उसका दिमाग भी बंद था, उसी तरह उसकी हालत सी थी कि उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फौरी तौर पर रिश्तेदारों ने पूछा कि तुम्हें पता है कब सोए थे, दरवाज़ा क्यों खोल रहे? तो वो ऐसे देख रही थी जैसे कोई पागल सी हो, ऐसे उनको देख के बात कर रही थी जैसे उसको कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने और रिश्तेदारों को बुलाया और तोड़ दिया गया उस दरवाजे को कि अंदर जल्दी से देखें क्या हालत है। तो जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर असगर और उसकी बीवी दोनों मुर्दा पाए गए। उन दोनों की भी जान जा चुकी थी। अब जो भी वहां पे मौजूद था इतना खौफजदा हो गया था, वो समझ रहा था कि पता नहीं इस घर के अफराद ने कौन सा गुनाह कर दिया है, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है जिसकी इतनी बुरी इनको सजा मिल रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मंजर ऐसा होता जा रहा है कि सब अपने कानों को हाथ लगा रहे थे और सब इस घर से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। अब तो औरतें बाकायदा अपने शौहरों से कह रही थी कोशिश करें जल्दी निकलें इस घर से, पता नहीं कैसी नहूसत है इस घर में। इस घर में क्या ऐसा हुआ है खुदा बेहतर जानता है कि एक एक करके जो इस घर के बहुत अच्छे लोग थे, प्यार करने वाले लोग थे, नेक लोग थे, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। किसकी नजर लग गई, किसका जादू खा गया, किसका क्या हो गया। जितने मुंह उतनी बातें कि एक एक करके सब रुखसत हो रहे थे। अब तो सिर्फ एक बेटी बची थी सोबिया, बाकी सब घर के अफराद इस दुनिया को छोड़ चुके थे। रिश्तेदार भी इस घर में आते हुए डर रहे थे। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सोबिया को अपने घर के अंदर लेके जाए, क्योंकि अब इस घर में अकेली सोबिया बच गई थी। वो भी उसी तरह दीवानी सी थी, वो भी उसी तरह जिस तरह उसकी माँ, उसकी सास की हालत थी, गुमसुम सी, चुप सी। रिश्तेदार देख चुके थे, अब सोबिया भी बिल्कुल उसी हालत में थी। इतने घर के फर्द, माँ, बहन, भाई सब चले गए थे, लेकिन सोबिया रो नहीं रही थी, चुप सी थी। तो वो समझ गए कि आखिरी यही बची है और जो भी इस घर पे आफत आई है, जो भी कयामत आई है, अगर हम सोबिया को अपने पास ले गए कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं वो हालात हमारे घर पे ना आए, ये नहूसत जो इस घर के अंदर कोई ऐसी है हमारे घर के अंदर ना आ जाए। सोबिया को कोई भी नहीं लेकर गया। सब बहुत ज्यादा सोबिया से डर रहे थे। हाँ, जो कोई हिम्मत करते, जिनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अल्लाह से डरते, तो वो आकर खाना रख जाते थे और अगले दिन आते थे तो खाना वैसे पड़ा होता था। कुछ बुजुर्गों ने हिम्मत की, उस घर में एक दो दिन रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी कुछ कहते हैं हालत इस तरह की होने लगी कि उन्होंने कहा इस घर के अंदर कोई अजीब नेगेटिव एनर्जी है, कि इस घर के अंदर कोई शैतानी ताकत है, इस घर के अंदर ऐसा क्या है पता नहीं। हम एक दो रातें रहे हैं लेकिन इतनी बेसकूनी रही है, ऐसा खौफ रहा है कि बताना मुश्किल है। और वो वहां से चल दिए और उनकी बेगमात जब उनके साथ थी तो उन्होंने भी कहा कि अगर हम यहां से सोबिया को साथ ले गए तो हमारे साथ ना हो जाओ, इसलिए हम जा रहे हैं। इलाके वाले कहते हैं कि एक दिन रिश्तेदार जब घर में दाखिल हुए तो घर खाली पड़ा था, घर के अंदर सोबिया भी नहीं थी। सोबिया जा चुकी थी। कहां गई थी कोई नहीं जानता था, क्योंकि कुछ अरसे बाद उसी गोरा कब्रिस्तान के अंदर एक काली स्याह औरत के साथ सोबिया को कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में देखा गया।
देखने वाले ने जैसे ही सोबिया को देखा, हाँ वो सोबिया ही थी। वो गुमसुम सी, खामोश सी, उसकी हालत अजीब सी हो गई थी। वो सोबिया शक्ल से लगती ही नहीं थी, ऐसे सूख के कांटा सी हो गई थी और अजीब सी गुमसुम सी थी। वो उस औरत के साथ वहां पे खड़ी थी। वो औरत काली स्याह औरत थी। उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। जिसने देखा भाग के अपने घर वालों को बताया कि सोबिया वहां पे है। जो सब जान चुके थे, काफी टाइम हो गया था सोबिया को गुम हुए और हर तरफ उसको ढूंढा गया था, सोबिया नहीं मिली थी। और जब ये पता लगा तो फौरी तौर पे कब्रिस्तान गए। पूरा कब्रिस्तान, यहां तक के चप्पा चप्पा ढूंढ मारा। कब्रिस्तान में ना सोबिया थी, ना ही वो काली स्याह औरत। लेकिन देखने वाले का यह दावा था कि उसका वहम नहीं है, उसने हकीकत में सोबिया को ही देखा है। हाँ वो सोबिया ही थी। मैंने काफी देर खड़े होकर उसको देखा है। क्लियर वो सोबिया थी और उसने वही कपड़े पहन रखे थे जब आखिरी दफा वो घर में थी, जो उसके कपड़े थे। हालत उजड़ी हुई सी थी, वो सूखी हुई थी, कांटा हुई थी, ऐसे कमजोर सी लग रही थी, खामोश, ऐसे जैसे किसी के शहर में हो, ऐसे जैसे रिमोट सी हो, रिमोट किसी और के हाथ में हो और उसको जो कहा जा रहा हो वो रिमोट करता जा रहा हो, ऐसी हालत में थी। उसके बाद जो इर्द गिर्द सोबिया को ढूंढा जा रहा था, ढूंढना बंद हुआ और कब्रिस्तान में फिर मुसलसल ढूंढा गया। काफी दिन तक मजीद देखते रहे, नजर आ जाए, लोग निगाह रखते रहे, लेकिन फिर सोबिया नजर ना आई। लोगों का कहना यह था कि लगता है उसको वो जो औरत कब्रिस्तान में साथ लेके खड़ी थी, वही औरत ही उसको घर से ले गई है। फिर उसके बाद उसी कब्रिस्तान में दोबारा से सोबिया को देखा गया, उसी औरत के साथ। और इस अंदाज में देखने वाले ने कहा मैं यहीं रुका हूं, बुला के लाओ सबको। वो सोबिया मौजूद है सामने। वो कहते हैं भाग के गए सबको बुलाने के लिए और जैसे ही लोग वहां पे पहुंचे, जो वहीं पे आंखों के सामने मौजूद थे, कहता है मेरी आंखों के सामने अभी तो यहां थी, गायब होते नहीं देखा, लेकिन कहती है वैसे ऐसे लगा है कि मैंने पलक झपकी और उसके बाद नहीं थी। लोग भागे हैं कि हां अभी अभी थी, अगर अभी अभी थी तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी सोबिया और वो औरत। तो वो सारा चप्पे चप्पे में फैल गए, ढूंढ मारा, लेकिन दोनों वहां पे नहीं थी। उस शख्स से पूछा हाँ अब बताओ। उसने कहा जब मैंने भेजा इसको कि जाओ बाकियों को बुला के लाओ, तो मैं उसकी तरफ देखता रहा कहीं ये गायब ना हो जाए। वो मेरी आंखों के सामने सोबिया और औरत वो खड़ी रही, उन्होंने मेरी तरफ एक दफा भी नहीं देखा। औरत कुछ बोल रही थी, क्या कर रही थी नहीं पता। सोबिया चुप करके खड़ी हुई थी, मैं देखता रहा। जब आप लोग पहुंच गए तो सिर्फ मैंने आपकी तरफ देखा कि आप लोग आ गए हैं। जब आप लोग अभी आ रहे थे मैं उन्हीं की तरफ देख रहा था। वो सामने मौजूद थी, सोबिया भी और वो काली स्याह औरत भी। और जैसे ही मैंने आपकी तरफ से आवाज़ सुनी कहाँ है, और मैंने ये मुड़ के आपकी तरफ गर्दन की और वापस गर्दन की आपको दिखाने के लिए कि वो रही सामने, तो उसी लम्हे सिर्फ इतना टाइम लगा है कि मैं उसकी तरफ देख रहा था, सिर्फ एक सेकंड के लिए आपकी तरफ देखा और वापस गर्दन मोड़ी है तो सामने वो दोनों नहीं थी। या अल्लाह खैर, कहानी अकेला मैं जब भी सुनाता हूँ कहानी कोई ना कोई सुनता है, मैंने देख लिया है, झांकता हुआ देख लिया है। वो कहते हैं मैंने भुला दी कहानी। बस इतने टाइम लगा कि मैंने मुड़ के देखा और मैंने मुड़ के भी उसी तरफ देखा था जहाँ मुझे कुछ नजर आया, बाखुदा कुछ नजर आया। बहरहाल वो कहते हैं मैंने यूं गर्दन उसकी तरफ ही देख रहा था, बस सिर्फ यूं आपकी तरफ देखा और गर्दन मुड़ी है तो सामने सोबिया वो औरत नहीं थी। तो 1 से 2 सेकंड में या तो नीचे जमीन पे बैठ सकती हैं कि कब्र के पीछे छुप गई हों, गायब तो नहीं हो सकती। तो ये लोग भागते हुए गए हैं। अगर वो वहां पे मौजूद थी तो इधर उधर आते जाते कहीं नजर आ जाती, लेकिन उसके बाद कहीं पे उनका कोई अता पता नहीं था। और उसके बाद वो कहते हैं उसी कब्रिस्तान की 4 दीवारी बाकायदा दे दी गई, उसको बंद कर दिया गया। 2-3 दफा वहां पे सोबिया और वो औरत नजर आई थी, इसलिए लोगों का मानना यह है कि सोबिया को वही औरत अपने साथ ले गई थी, जो कब्रिस्तान में सिर्फ 2-3 दफा नजर आई थी। उसके बाद 4 दीवारी दे दी गई। जिन्होंने कहानी भेजी है अपना नाम उन्होंने नहीं भेजा, और वो कहती हैं जब ये कहानी मुझ तक पहुंची और वो लड़की जिसने यकीनन शुरू में सोबिया ने उसको बता दिया था कि मैं एक पुतला लेके गई, उसने बाद में जब सब कुछ हो गया सोबिया तक गायब हो गई, तो उसने ये कहानी बता दी थी कि मुझे सोबिया ने ये बताया था कि सोबिया ने घर के अंदर और रिश्तेदारों को घर से वो पुतला मिल भी गया था। और वो कहते हैं उस पुतले को वो लेकर गए और उसकी तस्दीक की गई तो कहते हैं हाँ वो एक बहुत शैतानी काले जादू का पुतला था। वही पुतला उनकी घर की बर्बादी का, तबाही का, कयामत लाने का बायस बना। वही पुतले के अंदर से जो सोया निकाल के घर के अंदर उसने फेंक दी थी और पुतले को घर के अंदर रख दिया था, उसी की वजह से वो कहते हैं उसने जिनके पास वो लेके गए थे पुतला, उसने बताया इसी की वजह से इस घर पे तबाही आई है।
अच्छा, अब वो कहती हैं कि वो अपने कुछ दिन पहले की बात है, वो कहती हैं अपने छोटे भाई और मोमानी के साथ कब्रिस्तान गई थी। वहाँ के गोरकन हैं साकिब मसीह, और वो कहती है मैं उनकी बीवी से मिली हूँ, ये तस्दीक करने के लिए। कहानी बहुत सारे लोगों से सुन रखी थी, लेकिन वो जो कहानी भेजने वाली हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वो कहती हैं मैं भी इसकी तस्दीक करना चाह रही थी कि क्या वाकई सोबिया और वो खातून इस कब्रिस्तान में नज़र आती हैं, क्योंकि कहानी तो सच थी, लेकिन इस बात की तस्दीक थी कि क्या ये यहाँ नजर आई हैं। तो वो कहती हैं मैं अपने भाई और मोमानी के साथ, छोटे भाई और मोमानी के साथ कब्रिस्तान गई तो गोरकन साकिब मसीह की बीवी, उससे मैंने ये बात पूरी सुना के तस्दीक की, क्या ये बात सही है? तो साकिब मसीह की बीवी ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, ये बात ऐसे ही है। बाकायदा सोबिया और उसको कब्रिस्तान के अंदर 3-4 दफा देखा गया है, इसलिए उसकी 4 दीवारी कर दी गई है। और नोवल बाग के साथ वाली बस्ती दरखान, कोई वहां पे बस्ती दरखान है, वो कहते हैं नोवल बाग के साथ वाली बस्ती दरखान का कोई भी बंदा इस घर की तरफ बिल्कुल नहीं जाता, जो पिछले 10 सालों से अब वीरान है, बंद पड़ा हुआ है। और उसके अंदर की तबाही, उस घर की बर्बादी जो उस पुतले की वजह से आई थी, वो कहानी क्योंकि सबने सुन रखी है, तो उस घर की नहुसत कि आज भी उस घर के अंदर शैतानी ताकतें मौजूद हैं। उस घर के अंदर आज भी उस पुतले की नहुसत से जो तबाही आई थी, जिन चीज़ों ने वहाँ पे बसेरा किया था, वो आज भी रखती हैं। इस खौफ से कोई भी बस्ती दरखान की तरफ से कोई बंदा या इर्द गिर्द वाला कोई भी बंदा उस बंद घर के अंदर नहीं जाता, जो असगर और उसकी फैमिली का घर था, जो तबाही का बायस बना। अब इस कहानी में मैंने शुरू में एक बात कही थी, मैं एंड में कहूंगा, पुतला, तावीज, कोई भी चीजें आप लोग डरे होंगे, वही हुए कोई उठा लिया, हमने भी देख लिया, उठा लिया तो क्या हो जाएगा? एक बात, क्या उस लड़की ने जो पुतला उठाया और घर में जाके रखा उसकी वजह से तबाही आई? 2 बात। अब इन 2 बातों का जवाब यह है। पहली सवाल, क्या कभी भी तावीज इस तरह नजर आ जाए, मिल जाए, पुतला नजर आ जाए सोयों से, हमें उठा लेना चाहिए? जी बिल्कुल उठा लेना चाहिए। लेकिन जिन्नात का मजाक नहीं उड़ाना, काले जादू का मजाक नहीं उड़ाना। आपने ये नहीं करना कि ना मानते शानते नहीं हो ऐसी की तैसी, इस अंदाज में नहीं। मैं खुद मानता हूं, लफ्ज मैं भी कहता हूं ऐसी की तैसी, लेकिन तमाम असूलों को अपना के, दायरा कड़ा करके, बावजू होके, वो तमाम चीजें जो होती हैं वो करके करता हूं, इसलिए कहता हूं ऐसी की तैसी। आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसी चीज आपको नजर आए, पुतला हो, सोयों से भरा हो, उसको जरूर उठाएं। सिर्फ ऐसा करना है, बावजू हो जाएं, वजू कर लें, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उठा लें। यही काम अगर वो लड़की भी कर लेती तो वह शायद उसको उठाती ही ना। अगर वो आउज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उसको उठाने की कोशिश करती तो हो सकता है उसके दिल से ही बात निकल जाती कि मैं क्या करूं यार, पढ़ा रहा, मैं नहीं उठाती इसको। अल्लाह उसका दिल मोड़ देता। इसलिए यकीन कामिल भी बनाना है कि जादू बरहक है, जिन्नात बरहक हैं, इनका मजाक नहीं उड़ाना। दूसरी बात, जब भी कोई ऐसी चीज नजर आए, बिस्मिल्लाह, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के उसको उठा लें और सोया सोया निकाल दें। लेकिन उसके फौरन बाद मैंने आपको कहा हुआ है, मेरा दम किया हुआ पानी है, उसको पिएं या मुझसे राब्ता करें, डरना नहीं है। अब वो जिस पीर के पास, जिस आमिल के पास वो पुतले को लेके गए, उन्होंने जो बताया है शैतान है, मैं तो उसके बारे में नहीं जान सकता क्योंकि मैंने तो पुतला नहीं देखा, मुझे नहीं पता उनके बताए हुए अल्फाज हैं सही हैं या गलत हैं, ये अल्लाह बेहतर जानना है। मुझे स्टोरी भेजी गई है कि उन्होंने कहा ये सच्ची कहानी है, तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं, इसलिए मैंने कहानी प्रोग्राम में शामिल कर दी, क्योंकि उन्होंने बाकायदा लोकेशन भी बता दी, वो जगह आज भी वहाँ पर मौजूद है जिसकी ये कहानी है, तो ये झूठ नहीं है। तो इसलिए कभी भी जिन्नात से और चीज़ों का तमस्सर, मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन इनसे डरना भी नहीं है। उनको कहो तुम अपनी राह, हम अपनी राह। अल्लाह का कलाम आपने पढ़ते रहना है, चारों कुल आयतुल कुर्सी पढ़ लें, कोई चीज़ आपको कभी कुछ नहीं कहेगी। बड़ी से बड़ी चीज़ कोई पड़ी है, तावीज़ है, जादू है, कुछ भी है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें, एक दफ़ा चारों कुल पढ़ें, उठा लें, कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आपको नहीं पढ़ना आता, किसी और मज़हब से, आप मुझसे राब्ता कर लें, लेकिन डरना नहीं है, ये याद रखिएगा। डरने वाले को ये और डराते हैं, मजाक उड़ाने वाले को सबक सिखाते हैं। उस लड़की का तमस्कर उड़ाना जो था, वो मजाक उड़ाना था, जो हर वक्त उनके ऊपर बातें करना और अजीब व गरीब सी करना था। ये सच है, जब आप किसी का तमस्कर उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे हर वक्त, तो फिर वो आपको सबक सिखाते हैं।
अंदर क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे पास कहानी आई जो मैंने आपको सुना दी, लेकिन बहुत ही खौफनाक कहानी। अल्लाह ताला मरने वालों को तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला उन सबको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये थी आज की कहानी। आप भी अपनी कहानी मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आज जिस तरह मैंने शुरू में कहा, अपना नाम, एड्रेस, सारा कुछ ज़रूर बता दिया करें। फ़र्ज़ी रखना है तो फिर आप आगे कह दिया करें, लेकिन बताया ज़रूर करें, एड्रेस सारे मुकम्मल बताया करें। और आपने अपनी कहानी को मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें तो आपने आखिरी लफ्ज़ उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी, STORY स्टोरी लाजमी लिखना है और इसको सेंड करना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9292 पाकिस्तान का कोड है। आगे मेरा नंबर है 31365550। मैं इसको रिपीट करता हूँ, +9231365550। और उर्दू में इसको पढ़ेंगे +9231365550। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।